All of you can see the presentation now? Yes, ma'am. Okay. So we will continue where we left yesterday. Yesterday we learned about various theories, जिसमें हमारा persuasion था, attitude change था, and I guess कौन सा था, obedience और compliance हम आज करेंगे. Third one कौन सा पढ़ते हैं हम, which we have already done yesterday? ओबीडियंस. Obedience पढ़ा था कल हमने? नहीं, कल नहीं पढ़ा था मैम, पढ़ेंगे यार. कल कौन सा पढ़ा था हमने? Out of those three, obedience, compliance and conformity. हाँ, conformity पढ़ा था हमने कल. And peer pressure also. ठीक है. Today we are starting with compliance. Compliance is quite similar to persuasion. Even the six principles we talked about yesterday, persuasion में, they are base for compliance also. मतलब these six principles which we studied yesterday, they are applicable over compliance also. So it may be asked in your exam in both the forms, either in the form of factors of principles of persuasion or principles of compliance. ठीक है? Okay. Now, what is compliance in general for you? आप लोग क्या समझते हो compliance से? In general, what is compliance? In layman language, आपको क्या समझ में आता है? Obey rules, follow orders, compliance. Okay. Okay. तो is it necessary वो order ही होना चाहिए? If I request you something, Yeah, that would also come under compliance. right? Hmm. So compliance is when someone agrees to do something on the request of another person. Okay? That is compliance. If in case I request you anything और आप मेरी बात मान जाते हो, that is compliance. ठीक है, जैसे हम persuasion में convince कर रहे थे सामने वाले को, right? यहाँ पर भी आप you are ready to like accept whatever I'm saying. और मैम इसमें जरूरी नहीं है कि वो अथॉरिटी हो, हमारे बराबर का भी कोई हो सकता है. राइट. आपका फ्रेंड आपसे कुछ हेल्प मांग रहा है और आप उसको मदद कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कंप्लायंस. ठीक है, यू आर अग्रीइंग विद दैट. यहाँ पे इंडेशिएशन बहुत इंडेशिएशन इज लाइकेबिलिटी. जिसको आप लाइक करते हो ना, वहां पे आप कंप्लायंस आपका ज्यादा होगा. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपका फ्रेंड आपसे कुछ कहेगा तो आप अग्री कर ही जाओगे ना, एज कंपेयर टू एनी अदर पर्सन जिसको आप पसंद नहीं करते हो. सिमिलरली अगर कोई फिजिकली अट्रैक्टिव है, कोई ज्यादा फ्रेंडली है, फ्लैटरिंग कर रहा है, ठीक है, आपकी तारीफ कर रहा है, सो वहां पे कंप्लायंस बढ़ जाता है, राइट? बट एट टाइम्स इट कैन बैकफायर ऑल्सो बिकॉज these are certain red flags which people can detect. अगर कोई बहुत ज्यादा ही फ्लैटरी कर रहा है तो हमें भी अलर्ट होना पड़ता है कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है, राइट? दैट पर्सन मे बी वांट समथिंग, इसलिए वो फ्लैटरी कर रहा है. So compliance is changing behavior in response to a request. आपसे request की गई है, उसके response पे you are changing your behavior. So such requests can be direct in nature, but they can also involve indirect form of social influence. तो हो सकता है मैं directly आपसे कुछ request कर रही हूँ, right?
इफ आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज कल जल्दी आ जाना, टाइम पे आ जाना, ठीक है? सो इट डिपेंड्स, पहले तो कौन पूछ रहा है आपसे, राइट? सेकेंडली, अब डायरेक्टली जब मैंने पूछा ही है कि कल जल्दी आ जाना, that is a direct request, that is direct request and you are complying to it, right? But again, if I am not directly saying this to you, right, कि टाइम पे आ जाना या कुछ, तो इट मे भी इनडायरेक्ट ऑल्सो। मैंने आपको नहीं बोला है, पता चला है लाइक वी आर इन अ सेटअप और आपके बॉस ने बुला के पूरी टीम को बोला है कि ये अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, आई वोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो दैट इज, वो इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं, राइट? तो देयर ऑल्सो यू विल बी कंप्लाइंग, इन कंप्लाइंग पोजिशन। सो देयर आर मेनी सिचुएशंस जहाँ पे हम कंप्लायंस करते हैं, इन जनरल ऑल्सो, like buying something because a salesperson make a pitch and then asks you to purchase। जाते हैं ना, मार्केट भी जाते हैं, अदरवाइज भी होता है कि someone will come and convince you for certain things। ठीक है मैम, ये ऐसा है, इस चीज का बना है, इतना अच्छा है, इतना हेल्दी है, आप मान जाते हो। एग्रीइंग व्हेन अ फ्रेंड आस्क्स कैन यू डू मी अ फेवर, कोई फ्रेंड पूछता है तो हम मान जाते हैं। सीइंग एन एड ऑन अ वेबसाइट, क्लिकिंग इट एंड देन मेकिंग अ परचेज। आप एड देखते हो, शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, वहां पर एड होती है, उसके डिटेलिंग्स होती है टू कंप्लाई यू, एंड देन यू मेक अ परचेज आफ्टर गेटिंग कंप्लाई। ठीक है, कंप्लायंस के बाद आप परचेज करते हो वहां पे, दैट इज अगेन कंप्लायंस। Now, what are the various techniques of compliance? This is very interesting. The first technique here is foot in the door technique. Now, foot in the door technique is about, पहले गेट पे जाते हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, और अगर आप उनकी छोटी रिक्वेस्ट मान जाते हो ना, तो देयर आर चांसेस कि आप बड़ी वाली रिक्वेस्ट भी मान जाओगे। तो होता है ना, पहले किसी छोटे काम के लिए मना लो और फिर काम बड़ा भी दे दो तो वो मना नहीं करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, दिख रहा है आपको, विल यू हेल्प मी शॉप फॉर केक इंग्रेडिएंट्स, फिर आफ्टर 10 मिनट शी इज आस्किंग विल यू हेल्प मी बेक द केक ऑल्सो, और वो रिफ्यूज भी नहीं कर रही है, शी सेड यस। दिस इज फुट इन द डोर टेक्निक। सो दिस इज a method of creating that influence, a method of implying compliance. Okay, it works on the principle मैम of इसमें consistency. हम बोल बोलो बोलो। इसमें हम बोल सकते हैं कि जैसे उंगली पकड़ के गट्टा पकड़ लेना। हाँ, वही वही वाली बात है, सेम वही वही सिनारियो है ये। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी, हमने 6 प्रिंसिपल पढ़े थे ना, आउट ऑफ दो 6 जो कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल था उसी पे बेस्ड है ये। क्योंकि जब हम अभी, हाँ, हमने बोली थी कि अच्छा हम ये हेल्प कर देते हैं, आपके साथ मार्केट भी चलते हैं, तो फिर लगता है जब इतनी हेल्प कर दी है तो थोड़ी और सही, अब हम बैक ऑफ नहीं कर सकते, तो कंसिस्टेंसी का रूल चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो पीपल प्रेफर नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट देमसेल्फ बोथ इन एक्शन एंड बिलीफ। ठीक है, तो उनका मानना था, ठीक है मेरा दोस्त है, हेल्प मांगी मैंने करी, तो वो अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहते। as long as the request is consistent with or similar in nature to the original small request, तो जितना थोड़ा सिमिलैरिटी है, आपने कहा आप ये हेल्प कर दोगे मेरी इस पर्टिकुलर काम में, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि ये एक्चुअली मुझे कुछ और काम है, ये वाला काम ही आप कर दो, ठीक है, यू डू इट फॉर मी, तो हो सकता है वो हाँ बोल दूं मैं उसके लिए भी, जब मैं ठीक कर ही रही हूँ, बता ही रही हूँ, तो ठीक है, उसको भी कर दिया पूरा। ठीक है, तो दैट इज फुट इन द डोर टेक्निक। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. Then we have door in the face technique। ठीक है, अभी फुट इन द डोर था, अब डोर इन द फेस है। इसमें क्या होता है, द persuader attempts to convince the respondent to comply by making large request। तो पहले हम एक बड़ी सी रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, लाइक जैसे डोनेशन के लिए आते हैं ना कॉल्स वगैरह, तो दिल आस्क यू, आप ना कोई बात नहीं, आप मिनिमम 1000 पे कर दीजिए, 1000 डोनेशन दे दीजिए, इतना चलेगा हमारे लिए, तो पहले बड़ी रिक्वेस्ट देंगे। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, नहीं 1000 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आई कैन गिव 500। दिस इज डोर इन द फेस टेक्निक, पहले कुछ बड़ा मांग लो, ठीक है, और फिर
हम क्या सोचेंगे, इतना बड़ा तो हम नहीं कर सकते हैं, चलो हम थोड़ा कम कर देते हैं, गिल्टी से बचना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल काम आता है वो है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी में क्या था, कल ही पढ़ा था हमने, क्या कि मतलब कोई था? मेरे लिए कुछ कर रहा है तो मुझे भी उसके लिए बदले में करना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे रेसिप्रोसिटी कैसे अप्लाई हुआ? उन्होंने पहले एक बड़ी सी रिक्वेस्ट दी थी हमें, 1000 रुपए चाहिए। ठीक है, अब जब हम मना कर रहे हैं ना उस रिक्वेस्ट को, हम मना कर रहे हैं, तो हमें कैसा फील होगा, मतलब यार मैं मना कर रहा हूँ, उसको 1000 रुपए तो मैं नहीं दे सकता, तो ऐसी फीलिंग आएगी ना, मुझे कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेसिप्रोसिटी जनरेट कर रहे हैं वो लोग जानबूझ के, ताकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भाव आ जाए, चल ये ना सही, इतना कर देते हैं। यस मैम। गोल गोल खत्म हो गया अभी। हाँ, तो सो दैट वर्क्स अकॉर्डिंगली, दैट इज डोर इन द फेस टेक्निक। पहले कुछ बड़ा रिक्वेस्ट करो, हम वो मना कर देंगे, तो हमें लगेगा नहीं यार हमने मना कर दिया है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा सामने वाले के लिए, तो हम छोटी चीज में मान जाएंगे। और एक्चुअली वो यही छोटी चीज ही कराने आए थे, उनको बड़ा चाहिए भी नहीं था, दिस वॉज जस्ट अ टेक्निक। ठीक है, देन वी हैव लो बॉल टेक्निक। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, लो बॉल टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, पहले तो आपको सेटल कर लेंगे किसी एक डील में। ठीक है, आप गए हो कार खरीदने, और उन्होंने एक ऑफर प्राइस दिया है, ये ऑफर प्राइस है सर, आज तक की लिमिटेड है, आप इसको ले लीजिए। आपको ऑफर प्राइस अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है बजट में है, सब कुछ परफेक्ट है, तो आप मान जाते हो। आप कहते हो चलो ये गाड़ी डन कर दो, बुक है, यही ले रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि सर इसमें टैक्सेस का चार्ज तो हमने बताया ही नहीं था, इसमें ना टैक्सेस और लगेंगे। पता चला 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा दिए। फिर आप क्या कहोगे, अब कोई बात नहीं, अब हाँ तो कर ही दी है, कोई बात नहीं, अब टैक्सेस भी लग रहे हैं तो, और जबकि आपके बजट से थोड़ा बाहर चला गया, लेकिन फिर भी आप कहोगे चलो कोई नहीं, ले लेता हूँ। होता है ऐसा? क्योंकि मैम उसमें हमने पहले कमिटमेंट कर दी ना, इसलिए हम फिर मना नहीं कर सकते। किसी एग्जैक्टली, चीज का फायदा उठाते हैं वो। हाँ, वो जानबूझ के पहले चीजें छुपा के रखते हैं। होता है ना, हिडन स्टार के अंदर बहुत कुछ हिडन रहता है। यस मैम। एक बार आप हाँ कर देते हो तो फिर आप बैकआउट नहीं कर पाते हो। ठीक है, चाहे वो प्राइस बढ़ा भी दे फिर भी बैकआउट नहीं कर पाते हो, इसको बोलते हैं लो बॉल टेक्निक। पहले छुपा के थोड़ा थोड़ा बताओ, ठीक है, एंड देन सडनली से बूस्ट कर दो प्राइस को, तो ये लो बॉल टेक्निक है कंप्लायंस की। फिर एक टेक्निक आती है, दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। इसका क्या मतलब है, इतना ही है, इतना ही नहीं मिलेगा आपको, और भी बहुत कुछ मिलेगा। सेल लगती है ना, यस मैम। एक पे 4 फ्री। हाँ, एक पे 4 फ्री। ठीक है, तो जहां यस जहां मैम। पे होंगे कि नॉर्मल उस पे, हेलो, नॉर्मल सी अगर मैं बोल दूं कि भाई एक कप केक, उसमें लोग आएंगे ज्यादा, या मैं उसमें जब भी कुछ एक्स्ट्रा लगाऊं, अरे यही नहीं है बस, इसमें आपको अलग एक्स्ट्रा से वाले में ज्यादा आएंगे मैम। एक्स्ट्रा में ज्यादा आएंगे, आएंगे। फ्री यस वाले मैम। में। है ना, जहाँ पे कुछ डिस्काउंट डाल दूं, फ्री आइटम ऐड कर दूं, हम्म। डेफिनेटली लोग उसको ही ज्यादा लेंगे। कंप्लायंस बढ़ गया वहां पे। और ये भी किस पे बेस्ड है, रेसिप्रोसिटी। क्या लगेगा हमारे लिए कितना एक्स्ट्रा कर रहे हैं यार, एक टी शर्ट के प्राइस में 3 3 टी शर्ट दे रहे हैं हमें। लगे होते हैं ना वहां यस यस मैम। कपड़े, जब सेल हो रहे होते हैं, 500 का लो और 3 ले लेना, एक के साथ 2 फ्री हैं। हम्म।
तो हमें क्या Yes, ma'am. लगेगा, अरे 500 में 3 3 दे रहे हैं, इतना कर रहे हैं ये हमारे लिए, तो रेसिप्रोकोसिटी आएगा ना। Hmm. Yes, ma'am. ठीक है, तो वो जो एडिशनल बेनिफिट हम ऐड कर देते हैं, अरे बस इतना ही नहीं है, इतना भी मिलेगा इसके साथ, इसके Hmm. ऊपर से डिस्काउंट और मिलेगा, इतना भी ले लो, उसके बाद इसके ऊपर से भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दैट्स नॉट ऑल टेक्निक, दैट इज ऑल्सो कंप्लायंस का टेक्निक। इनग्रेशिएशन मैंने पहले भी बताया, व्हेन वी ट्राई टू प्लीज अदर्स इन ऑर्डर टू मेक कंप्लायंस, इन ऑर्डर टू कन्विंस अदर्स, हम उनको प्लीज करते हैं, फ्लैटरी करते हैं, तारीफ करेंगे, गिफ्ट्स करेंगे, ताकि वो आपकी बात मान जाए। ठीक, लियो बेस्ड ऑन लो बॉल प्रोसीजर, अभी पीछे हमने लो बॉल पढ़ा था ना, गाड़ी वाला एग्जांपल लेके, तो लियोर Yes, इफेक्ट ma'am. भी उसी पे बेस्ड है, लियोर इफेक्ट भी। सो व्हाट हैपन इसमें, कंप्लायंस कैसे बढ़ता है, दैट जब हम कहते हैं ना कि द टारगेट पर्सन इज गिवन सम एक्साइटिंग एक्टिविटी, तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम कुछ एक्साइटिंग एक्टिविटी करने को देते हैं। सपोज आपको कोई टास्क कराना है लोगों से, और आपने कहा, सबको अट्रैक्ट कर लिया कि ना आपको बहुत ही बढ़िया हम गेम खिलाएंगे, एक्टिविटी कराएंगे, ठीक है, एंड इससे आपने लोग बुला लिए अपने पास, लोग आ गए, मान गए, पर जब आपने उनको काम दिया ना, तो उस काम में वो गेम जो आपने बताया था वो नहीं था, एक्चुअली आप उनसे कोई अपना ही काम करवा रहे थे, और आपने कहा था ये आपको बॉक्स यहाँ से उठा के वहां रखने हैं सारे, और जो मतलब जो पहले रखेगा बस वही, दैट्स द गेम। तो मतलब एक्साइटमेंट लेवल किसी और चीज का करा देते हैं वो, उनको लगता है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, एट द एंड वो एक बोरिंग एक्टिविटी होती है, लेकिन वो मना नहीं कर पाते उस बात के लिए, मतलब वो फिर भी क्योंकि कमिट कर चुके होते हैं, तो वो उस बोरिंग काम के लिए भी हाँ कर देते हैं और उस काम को पूरा करते हैं। दैट इज ल्योरिंग अदर्स, किसी को लुभाना, ल्योर करना, ठीक है, तो वो लेस एक्साइटिंग टास्क को भी करने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं लोग। इज इट फाइन? Yes, ma'am. फिर Yes. एक आप देख रहे हो यहाँ पे डेडलाइन टेक्निक, इवन दैट वर्क्स, ऑफर, लिमिटेड ऑफर पीरियड, वो लगता है ना टाइमलाइन, Amazon शॉपिंग, फ्लिपकार्ट शॉपिंग में टाइमलाइन लगता है ना 2 दिन का, Yes, ma'am. वो बार रन करता रहता है हमेशा, अभी खत्म होने वाला है ऑफर, है ना, दैट इज डेडलाइन टेक्निक, कंप्लायंस बढ़ जाता है वहां पे भी। मैम स्कार्सिटी जो हमने कल पढ़ा था वो भी वही है ना, वही है स्कार्सिटी में ये भी? स्कार्सिटी, हाँ, वही है, डेडलाइन टेक्निक इज बेस्ड ऑन स्कार्सिटी प्रिंसिपल, स्कार्सिटी। ओके, ओके, ओके। वही है, ये आ गया ना, देखो स्कार्सिटी हम्म। टेक्निक, इसमें डेडलाइन आ गया, एक है यस मैम। प्लेइंग हार्ड टू गेट टेक्निक, इसमें हम कहते हैं ना बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, ओके, ओके, ओके। by suggesting that person or object is scarce and hard to obtain, limited seats बची हैं क्योंकि सब लोग पीछे पड़े हैं इसके, यस मैम। लिमिटेड सीट ऑफर आता है ना किसी भी चीज यस, का, यस मैम। वो क्या है, स्कार्सिटी टेक्टिक्स है, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी पे बेस्ड है, प्लेइंग हार्ड टू गेट टेक्निक हो गया, डेडलाइन टेक्निक हो गया, ठीक। रेसिप्रोकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, डोर इन द द फेस, फेस, फुट इन द डोर। नहीं वो रेसिप्रोकेशन नहीं था, फुट इन अच्छा, द डोर, प्रिंसिपल वाइज ओके। हम कर रहे अच्छा, अच्छा, हैं, प्रिंसिपल वाइज, ओके मैम। रेसिप्रोकेशन में डोर इन द फेस एंड दैट्स नॉट दैट्स ऑल नॉट ऑल। टेक्निक, जहां पे हमें लगता है हमारे लिए भी कुछ हुआ है तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। यस मैम। देन वी हैव कमिटमेंट टेक्टिक्स, कमिटमेंट में क्या था, फुट इन द डोर, पहले छोटे काम के लिए कमिट कर दो, फिर बाद में कुछ और के लिए। हाँ, हाँ। यस मैम। लो बॉल टेक्निक, पहले वो उन्होंने कार के लिए हाँ बोल दी, बाद में टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने, पैसे और बढ़ा दिए, फिर भी हाँ बोलना पड़ा, कमिटमेंट। देन फियर देन रिलीफ टेक्निक, ये होता है कि लोगों को ना पहले डरा देते हैं, रिलीफ से पहले ही डरा देते हैं, मतलब ऐसा पिक्चर बनाते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे हम रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा ना हो, एड्स आती है ना टीवी में,
इंश्योरेंस वाला मैम, जो है बीमा कौन वाला से जो वाला? है, बीमे का जो आता है वो कौन सा, जिंदगी के बाद भी, LIC हाँ, वाला। वो भी एग्जैक्टली पहले जिंदगी डराएंगे कि क्या होने वाला है जिंदगी के बाद, और और अगर वो जिंदगी नहीं, वो डराने के बाद फिर कहेंगे नहीं आप ये पॉलिसी लीजिए तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो फियर देन रिलीफ, जैसे डिटर्जेंट की एड में भी तो करते हैं, पहले पूरे दाग वाग लगा देंगे और फिर कहेंगे अरे ये दाग कैसे निकाला जाए, अब कहेंगे अच्छा सर्फ एक्सेल एंड दिस विल, ये आपके पेन को रिजॉल्व करेगा। ठीक है, फियर देन रिलीफ टेक्निक। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कमिटमेंट की बात हो जाती है। यहाँ पे हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं बिफोर प्रोवाइडिंग रिलीफ, बट यू आर फ्री ऑफ टेक्निक। एक और टेक्निक है इसमें, बट यू आर फ्री। सारी बातें बोल देंगे हम अपनी, पर लास्ट में हम बोलेंगे आपका डिसीजन है, यू आर फ्री टू टेक योर डिसीजन। तो जब हम ऐसा बोलते हैं ना, अगेन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल दिया ना, कुड यू प्लीज थ्रो द गार्बेज, क्या आप ये मेरे लिए फेंक देंगे? बट मैंने बोलते ही क्या बोला, बट इट्स ओके, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप मना कर सकते हैं। होता है। यस मैम। और कोई ऐसा जब कोई बोल देना इट्स ओके अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो फिर तो हम कर ही लेते हैं उस काम को। हाँ, फिर मना भी नहीं होती है। हाँ, हाँ, यस मैम। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कंप्लायंस टेक्निक। फिर फ्रेंडशिप और लाइकिंग वाले में क्या क्या, इंग्रेशिएशन टेक्निक जो हमने पढ़ा, जिसमें हम फ्लैटरिंग कर रहे हैं, है अट्रैक्टिवनेस है, वो सारी चीजें। अ लिटिल इज बेटर देन नथिंग टेक्निक। एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। हेलो सर, आई फॉरगॉट माई वॉलेट एंड आई रियली नीड मनी। ऐसा होता है रियलिटी में, मेरे साथ तो कई बार हुआ है। कोई आके आपसे कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा वॉलेट चोरी हो गया है, कुड यू प्लीज हेल्प मी। सिर्फ 10 रुपए भी चलेंगे। तो अ लिटिल इज बेटर देन नथिंग। तो जब यार मुझे कोई आके बोलेगा सिर्फ 10 रुपए भी चलेंगे, तो फिर मैं भी सोचूंगी ना कि जेन्युइन ही होगा। बताओ। यस मैम। है ना, तो कोई जब आके बोलता है ना थोड़ा सा इतना सा भी चलेगा, तो हम कन्विंस हो जाते हैं। एट्रीब्यूशन टेक्निक, एट्रीब्यूशन हमने कल पढ़ा भी था। इट कंसिस्ट इन गिविंग अ persona good image of his herself just by a simple sentence which will lead this person to accept your request more easily. So अगर मैं आपके पास आ रही हूँ और आते ही मैं आपको, आई एम जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग यू कि आप ना बहुत अच्छा काम करते हैं, लाइक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, वेरी गुड जॉब। ठीक है, तो मैं आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा आपको बोल रही हूँ, और फिर मैं आपसे आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरा भी ये वाला काम कर देंगे प्लीज। ऑटोमेटिकली आप हाँ बोल दोगे। ठीक है, हाँ, जैसे वो फ्लैटरी में वैसे यहाँ पे हुआ था, पर एट्रीब्यूशन में हम क्या कर रहे हैं ना, एट्रीब्यूशन में हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑलरेडी आपकी गुड क्वालिटीज को ना, आप ही के उधर एट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप ही के दिमाग में। ठीक है, इसमें तो एक्चुअल फ्लैट, इसमें थोड़ा सा ट्रुथ का एंगल है, सच्चाई है बेसिकली, एंड वी आर ट्राइंग टू उसी चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, एट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज एट्रीब्यूशन। अदर परसुएसिव टेक्निक्स कौन कौन सी हैं यहाँ पे, फुट इन द माउथ टेक्निक भी होती है एक। फॉर एग्जाम्पल फुट इन द माउथ टेक्निक इज वेरी सिंपल। जब हम कुछ लोग देखे ऐसे होते हैं, लाइक किसी से भी मिल रहे हैं पहली बार, तो दिल दिल जस्ट स्टार्ट चिट चैटिंग, अच्छा आप कैसे हो, पर्सनल लेवल पे कनेक्ट बना लेते हैं। जाते ही काम नहीं बोलेंगे अपना, पहले आपसे बातचीत करेंगे, आप कैसे हो, कहाँ हो, क्या तकलीफ है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और फिर कहेंगे कि हाँ, फिर अपनी रिक्वेस्ट सरकाएंगे। फुट इन दी माउथ टेक्निक। आया ये समझ में?
Yes, ma'am. Then we have because technique. Because technique is simple. जब हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं ना कि ये काम करना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, तो भी चांसेस हैं कंप्लायंस बढ़ जाता है. इफ यू गिव मी प्रॉपर लॉजिक्स बिहाइंड एनीथिंग, तो डेफिनेटली मेरा कंप्लायंस बढ़ जाएगा. ठीक है. Okay, so this was compliance techniques, and now we are moving towards another experiment, that was Stanford Prison Experiment. So this was again an interesting experiment started by Philip Zimbardo in 1971 at Stanford University. So what they did, they created a prison environment. ठीक है, एक नकली prison environment create करा. They took 24 participants, arrested and placed into the prison environment. 24 participants as prisoners लिए उन्होंने और उनको उस prison में रखा. कुछ लोगों को prisoner बनाया, कुछ लोगों को guards बनाया था. ठीक है, as you can see in the picture also, कुछ prisoners थे और कुछ guard, role play जैसा. ठीक है. It was in the basement of psychology building. The entire experiment was videotaped. Now they all started role playing. गार्ड के रोल में आ गया और जो prisoners थे वो prisoners के रोल में आ गए. Gradually, while playing all this, वो लोग ना बहुत सीरियस हो गए अपने अपने रोल्स को लेके. ठीक है. गार्ड्स prisoners को पनिश करने लगे, उनको परेशान करने लगे, क्रूएलिटी करने लगे उनके साथ. ठीक है. And prisoners, they started getting emotionally breakdown. उनका या वो भागने की कोशिश करना चाहते थे वहां से. कुछ लोग अच्छे प्रिजनर्स बन रहे थे ताकि गार्ड उनको परेशान ना करे, कुछ लोग उनकी सारी बातें मान रहे थे. एट द एंड क्या हुआ, प्रिजनर्स ब्रेक डाउन हो गए. ठीक है. और गार्ड्स और पावरफुल होते चले गए, उनको पूरा कंट्रोल मिल गया था और हर प्रिजनर फिर उनकी बात मान रहा था. जो वो कह रहे थे वो उनको मानना पड़ रहा था. Prisoners felt dehumanized and loss of identity. Experiment discontinued after 6 days because of extreme prisoner abuse. So क्या क्या किया गया था? Bags were placed over students' head. They were stripped, chained, sexually humiliated, tripped by guards, forced to clean toilets with their hands. Okay, these things were done. So, according to Zimbardo, a growing confusion between reality and illusion, between role playing and self identity. During this whole role play, what happened? According to Zimbardo, जो वो explanation दे रहा है कि लोगों का सच क्या है और illusion क्या है, role play, acting क्या है और reality क्या है, इसमें कोई clear line ही नहीं रही थी. लोगों का identity diffuse हो गया था, self identity भूल गए थे, वो prisoners की identity में घुस चुके थे, वो गार्ड्स की आइडेंटिटी में पूरी तरीके से घुस चुके थे और उसने उनकी जो एक्चुअल रियलिटी थी उसको हाइड कर दिया था. सो अकॉर्डिंग टू हिम, this experiment revealed how people will readily conform to the social roles they are expected to play. जो भी सोशल रोल्स उनसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, इसलिए हम इजीली उन रोल्स को निभाने लगते हैं. लाइक अभी हम डॉटर होते हैं, फिर हम डॉटर इन लॉ हो जाते हैं, फिर हम मदर होते हैं, हम भी तो अपने सोशल रोल्स प्ले करते हैं ना. कॉलेज जाते हैं, स्टूडेंट होते हैं, टीचर होते हैं, तो वी ऑल्सो डू हैव सर्टेन रोल्स. कभी कभी आइडेंटिटी डिफ्यूजन हो जाता है, वी डोंट नो हु वी एक्चुअली आर. ठीक है. तो दैट वाज द concluding statement. So Zimbardo proposed 2 processes that can explain this prisoner's final submission. 2 चीजें बताई. एक था de-individualization. Now what is that? De-individualization, इसका मतलब ये है, when you become immersed in the norms of the group, that you lose your sense of identity and personal responsibility. आपकी अपनी personal sense of identity lose हो गई, and you are just following the norms of the group. जिस ग्रुप का टैग आपको मिला है, आप ब्लाइंडली उसको फॉर्म कर रहे हो. जब दंगे होते हैं तो भीड़ की कोई आइडेंटिटी होती है?
No, ma'am. नहीं ना, दे ऑल आर डी इंडिविजुअलाइज्ड. Hmm. ठीक है. The guards may have become so sadistic because they did not feel what happened was down to them personally. उन्हें खुद कोई रियलाइजेशन ही नहीं है उनके साथ, खुद के साथ भी क्या हो रहा है और वो दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं, दूसरों को कितना दुख पहुंचा रहे हैं, उनको कोई रियलाइजेशन नहीं है. बिकॉज वो सिर्फ अपने गार्ड की आइडेंटिटी फॉलो कर रहे हैं. एक नॉर्म है सारे गार्ड्स का, एक जो चल रहा है ओवरऑल उसको फॉलो कर रहे हैं. तो दे लूज देयर पर्सनल आइडेंटिटी, स्पेशली बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म दे वोर. इसलिए यूनिफॉर्म बनाई जाती है, इसका भी साइकोलॉजिकल रीजन होता है. बिकॉज वो यूनिफॉर्म हमेशा उनको, उनके अंदर वो गार्ड अलाइव रखती है. So the effects of de-individuation are impaired self-monitoring skills. खुद को मॉनिटर नहीं कर पा रहे. रिड्यूस नीड फॉर सोशल अप्रूवल, हमें चाहिए ही नहीं सोशल अप्रूवल वहां पे. इंक्रीज इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिविटी बहुत बढ़ जाती है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है. रिड्यूस रैशनल थिंकिंग, लॉजिकली सोच नहीं पाते. Examples like gang violence, mob riots, mosh pits, Polish corruption, invading the football pitch, Stanford prison experiment. ये सब de-individualization के ही examples हैं. Another process here is learned helplessness. तो ज़िम्बार्डो का कहना था, एक तो de-individualization हुआ, दूसरा learned helplessness हुआ. Learned helplessness पता है आपको क्या होता है? यस मैम, जब बार बार लर्न हेल्पनेस का एक एक्सपेरिमेंट था डॉग का, जो मुझे याद आ रहा है कि जब बार बार आप किसी सिचुएशन से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो और आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस तब आप जितने अपने एफर्ट्स डाल रहे हो और वो सक्सेस नहीं हो रहा है, आप उससे बाहर नहीं निकल रहे हो, तो आप फिर बैठ जाते हो. आप दोबारा वो एफर्ट्स नहीं करते हो उस सिचुएशन से बाहर निकलने का. जैसे केज के अंदर वो डॉग था, वो बाहर निकलने का एफर्ट लगाता था, बट वो सक्सेस नहीं हो रहा था, फिर लास्ट में वो बैठ जाता है, वो अपने कोई भी एफर्ट नहीं लगाता है. राइट. सो दैट इज लर्न्ड हेल्पलेसनेस. हमने सीख लिया है हमारे कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम कुछ कोशिश करना ही बंद कर देते हैं. यस मैम. ठीक है. तो Yes, ज़िम्बार्डो ने कहा कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, जो कि प्रिजनर ने हार मान ली थी ना लास्ट में, वो यही रीजन था. ठीक है. यस मैम. की फैक्टर्स अफेक्टिंग कंप्लायंस. तो कंप्लायंस और कैसे अफेक्ट हो सकता है? एफिनिटी से. एफिनिटी मतलब यानी कि लोग आपके जितने आसपास होंगे, ठीक है, एंड दे शेयर मोर इन कॉमन विद यू. मतलब जितने आपके एक्चुअल में लोगों के साथ आपकी कॉमनैलिटी शेयर होगी ना. जैसे सपोज मैं भी एक ही फील्ड से हूँ, आप भी एक ही फील्ड से हो, तो हमारा एफिनिटी ज्यादा है. ठीक है. एज कंपेयर टू एनी अदर पर्सन फ्रॉम एनी डिफरेंट फील्ड. होता है ना कि जब इंटरेस्ट मैच करते हैं तो हमारा फिर कंप्लायंस बढ़ जाता है. कुछ कॉमन इंटरेस्ट होंगे हमारे बीच, तो यस अगर आप, यस मैम. है ना, तो मैं आपकी बात ज्यादा चांसेस है ना मानूंगी. यस मैम. ग्रुप इन्फ्लुएंस. अगेन, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप मेक कंप्लायंस मोर लाइकली. तो अगर आप किसी ग्रुप के इन्फ्लुएंस में हो, एक ग्रुप है आपका, तो ऑब्वियसली उस ग्रुप में जो बातें होंगी या ग्रुप का कोई मेंबर आपसे कुछ अप्लाई कर जाओगे. ग्रुप साइज ऑल्सो मैटर्स. So compliance increases with the number of people present. If only one or two people present, person might buck the group opinion but refuse to comply. तो अगर ग्रुप में है ही एक दो लोग है ना, तो हो सकता है आप कंप्लाई ना करो, ना मानो बात को. लेकिन अगर आपका ग्रुप बहुत बड़ा है, 50 लोगों का ग्रुप है, 40 से ज्यादा लोगों ने बिल्कुल सपोर्ट कर दिया है, तो आप भी मानोगे ही ना. आप डिफरेंट थोड़ी जाओगे फिर. तो ग्रुप साइज का भी कहीं ना कहीं मैटर रहता है यहाँ पे. ग्रुप एफिलिएशन. तो जब ग्रुप के साथ जुड़े रहना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, तो अब तो भी आप कंप्लाई करोगे ग्रुप के बातों के साथ. मतलब इफ यू फील इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, तो भी आपका कंप्लायंस ज्यादा होगा. क्लियर है? यस मैम. ओके. देन
now we'll start with obedience. So Stanley Milgram was the one who examined the power of obedience to authority, okay, in social psychology lab experiments. So Milgram ने भी एक experiment किया था, and which indicated powerful tendency people have to obey authority figures even when their orders go against people value and morals. तो अगर लोगों में टेंडेंसी होती है कि जो हमारी अथॉरिटी फिगर्स हैं हम ब्लाइंडली उनकी बात मानते हैं, अगर कोई अथॉरिटी पे हमें कुछ कह रहा है ना और अगर वो मॉरल लॉज के अगेंस्ट भी जा रहा है तो हम उनकी बात मान लेते हैं, ठीक है, तो दिस इज ओबीडियंस. तो देयर, जिसको हम स्टेनली मिलग्राम स्टडीज बोलते हैं, स्टेनली मिलग्राम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. So there was a fake test subject as you can see in the picture. ये fake subject है, ठीक है, and यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक शॉकर लगा होता है उसके साथ हाथ पे. ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मेन एक्सपेरिमेंटर है, ठीक. एक्सपेरिमेंटर इसको ऑर्डर देता है सब्जेक्ट को कि अगर ये गलत आंसर देता है तो आप उसको शॉक दोगे, और वो जितने गलत आंसर देगा उतना शॉक आप बढ़ाते चले जाओगे. बट सब्जेक्ट को नहीं पता है कि ये फेक सब्जेक्ट है, उसके लिए रियल बंदा है, रियल में शॉक लग रहा है, ठीक है. दैट वाज द होल सिनेरियो, राइट. सो 40 men were recruited through newspaper ads. In exchange for their participation, each person was paid इतना $, ठीक है. तो हर सब्जेक्ट को कुछ पैसे भी मिले थे पार्टिसिपेशन के लिए. नाउ मिलग्राम डेवलप्ड एन इंटीमिडेटिंग शॉक जनरेटर जिसके शॉक लेवल्स 15 वोल्ट से 450 वोल्ट तक थे, ठीक है. देयर वर स्विचेस जहां पे लिखा था स्लाइड शॉक, मॉडरेट शॉक, डेंजर, सीवियर शॉक, एंड देयर वर फाइनल 3 स्विचेस जिन पे सिर्फ XXX लिख दिया गया था, नेम नहीं किया गया था, ठीक है. ये स्विचेस थे सब्जेक्ट के पास. Each participant took the role of a टीचर. जो पार्टिसिपेंट, जो सब्जेक्ट है वो टीचर की तरह बिहेव करेंगे, और जो वो है टेस्ट, ये वाला जो सब्जेक्ट, ये वाला जो सब्जेक्ट है टेस्ट पे, ये स्टूडेंट की तरह बिहेव करेगा, राइट. नाउ लर्नर प्रोटेस्ट मोर एंड मोर एज द शॉक इंक्रीजेस. अब गलत आंसर दिया तो उसको शॉक लगाया सब्जेक्ट ने, तो वो क्या करता है, प्रोटेस्ट करता है, शाउट करता है. फेक तो है वो सब, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत शॉक लग रहा है, ठीक है. लेकिन फिर भी जो एक्सपेरिमेंटर है वो बोलता है सब्जेक्ट को कि तुम अपना टीचर वाला रोल करते रहो, ठीक है. यस मैम. सो अगेन ये रियल वो है 120 वोल्ट, 150, 300, 330, ये वोल्ट वाइज करंट शॉक बढ़ रहा है. एंड ये जो फेक सब्जेक्ट था उसका रिएक्शन है. इट रियली हर्ट्स. एक्सपेरिमेंटर, दैट्स ऑल, गेट मी आउट ऑफ हेयर, आई टोल्ड यू आई हैव हार्ट ट्रबल. तो वो ये भी बोलता है मुझे हार्ट ट्रबल है, मुझे इश्यू है, मुझे मत दो शॉक, ठीक है. चिल्लाता है, चीखता है, वो मना करता है, मुझे आंसर देना ही नहीं है, मुझे निकालो यहाँ से, ठीक है. लेकिन फिर भी वो जो सब्जेक्ट है, वो जो टीचर के रोल में है, वो उनको शॉक देता रहता है, ये सब सुनने के बाद भी. So 65% of subject went to the end, even those that protested. तो 65% सब्जेक्ट जो टीचर के रोल में थे वो लास्ट मिनट तक शॉक देते रहते हैं, ठीक है. ज्यादातर पार्टिसिपेंट एक्सपेरिमेंटर को पूछते हैं कि उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटर क्या बोलता है, प्लीज कंटिन्यू, एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स दैट यू कंटिन्यू. एक्सपेरिमेंट की नीड है कि आप कंटिन्यू करो, और इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट यू कंटिन्यू, यू हैव नो अदर चॉइस, यू मस्ट गो ऑन. तो ये एक्सपेरिमेंटर का फीड था, बट वो सुन रहे थे कि वो स्क्रीम कर रहा है बार बार, फिर भी सब्जेक्ट शॉक देता रहा. सो दिस वाज द होल एक्सपेरिमेंट which showed actually obedience कैसे फॉलो होता है, ठीक है. The physical, now factors which were influencing obedience, क्या कौन से factors हैं? The physical presence of authority figure dramatically increased compliance.
अगर ओबीडियंस जो अथॉरिटी हमें दे रही है, अगर उसकी फिजिकल प्रेजेंस बहुत शार्प है, बोल्ड है, ठीक है, तो हम मानते हैं, उनकी बात मानते हैं। लेकिन अगर कुछ पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको पता है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं नई भी बात मानूं इनकी, तो हम नहीं मानेंगे। द फैक्ट दैट येल ट्रस्टेड एंड अथॉरिटेटिव, अब इस एक्सपेरिमेंट में भी क्या हुआ, जो येल था वो अथॉरिटेटिव एकेडमिक इंस्टीट्यूट का एक ट्रस्टेड मतलब टीचर था, ठीक है, तो उसकी एक अच्छी पोजीशन थी, इसलिए पार्टिसिपेंट्स कहीं ना कहीं उनको था कि बात तो माननी पड़ेगी, प्रोफेसर है हमारे। द सिलेक्शन ऑफ टीचर एंड लर्नर स्टेटस सीम्ड रैंडम, तो किसको लर्नर बना रहा है किसको टीचर बनाना है, दैट वाज रैंडम, उसमें कुछ इन्होंने हायरार्की नहीं रखी थी। पार्टिसिपेंट एज्यूम दैट एक्सपेरिमेंटर वाज अ कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट, लेकिन जो पार्टिसिपेंट थे, जो टीचर का रोल कर रहे थे, उन्हें लगा, वो जो उनको ऑर्डर दे रहा है ना एक्सपेरिमेंटर, उन्हें लगा ये एक्सपर्ट है, उसको सब कुछ पता है। इसलिए भी ओबीडियंस बढ़ता है जब हमें लगता है सामने वाला एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, तो हम आंख बंद करके उसकी बात मान लेते हैं, हमें लगता है यार हमें नहीं पता, शायद सही बोल रहा हो। The shocks were said to be painful, not dangerous. Fifth factor is, बोला गया था ये शॉक्स पेनफुल तो हैं पर डेंजरस नहीं है, इसलिए भी वो बात मानते रहे, उनको लगा कि ये डेंजरस तो नहीं है, सिर्फ पेनफुल है, ठीक है। यस मैम। Later experiments conducted by Milgram indicated that presence of rebellious peers dramatically reduced obedience level. तो later on ये भी देखा गया, अगर कुछ ऐसा ग्रुप भी आया जहां पे लोगों ने, सब्जेक्ट्स ने मना करा, जो टीचर के रोल में थे ना, उन लोगों ने मना करा, नहीं हम नहीं देंगे इलेक्ट्रिक शॉक, तो जिसमें ऐसे रेबेल करने वाले पियर्स थे ना, आपके 10 दोस्त मना कर रहे हैं हम नहीं करेंगे, तो आपकी हिम्मत बढ़ती है ना, हम भी मना करते हैं, हम भी नहीं करेंगे, होता है ना। यस सर ने मैम। बोला है कल कॉलेज आना है, यस 5 लोग मैम। बोलेंगे हम तो नहीं आ रहे, तो आप भी बोलोगे ना चलो मैं भी नहीं आता, हाँ मेजोरिटी में यस मैम। ठीक है, तो वहां पे ओबीडियंस कम हो गया ना। यस मैम। तो 36 later on 36 out of 40 participants refused to deliver maximum shocks. तो वहां पे ओबीडियंस कम हो गया। यस मैम। मैम ये दोनों एक्सपेरिमेंट, ये जो प्रिजन वाला और ये वाला था, तो दोनों ही अनएथिकल थे ना? दोनों ही अनएथिकल थे, बिकॉज वहां पे प्रॉब्लम हो रही है ना, प्रिजन वाला तो, क्योंकि इट एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट मेंटल लेवल पे। यस मैम। दैट वाज हाईली अनएथिकल, उसको बीच में रोका गया था एक्सपेरिमेंट को। अच्छा ठीक है। ओके। मिलग्राम में बस ये था, मिलग्राम में कम से कम एक्चुअल हर्ट नहीं हो रहा था, वो फेक सब्जेक्ट्स रखे थे उन्होंने, बट स्टिल such experiments were unethical somehow. Yes ma'am. Then there is a concept of social power also. Social power is about the ability of a person to create conformity even when people being influenced may attempt to resist those changes. तो लोग मना कर रहे हैं, ठीक है, मतलब चेंजेस को रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन सोशल पावर एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं कंफॉर्मिटी क्रिएट कर ही देती है। लाइक bosses have power over their worker, parents have power over their children. More generally we can say that those in authority have power over their subordinates. तो social power का impact पड़ता है। Power refers to process of social influence. Those who have power are those who are most able to influence other. तो पावर पे वही लोग होते हैं जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, और हम सब पे उसका असर पड़ता ही पड़ता है। Types of social power. So according to Bertram Raven and John French, there are these 5 types of social power. One is reward power. जब किसी में एबिलिटी होती है कि आपको वो रिवॉर्ड दे सके, ठीक है, आपको कुछ फायदा पहुंचा सके किसी भी तरीके से, दैट इज वन ऑफ द सोशल पावर, ठीक है।
मतलब अगेन जैसे आपके सर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, आपको लगता है वो आपके पास होने के लिए उनका जरूरी है आप बात मानो, तो आप बात मानोगे बिकॉज दे हैव पावर टू रिवॉर्ड यू। ठीक है। कोएर्सिव पावर, पावर टू पनिश यू। अगर आपको लगता है सामने वाले की बात नहीं मानी तो हमें एक्चुअली में पनिशमेंट मिल सकती है, कॉलेज से निकाला जा सकता है, तो वहां पर भी सामने वाला पावर में और वहां पर भी आप बात मानोगे उसकी। थर्ड इज लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट इज लीगल पावर। जैसे पेरेंट्स हैं हमारे, ठीक है, ऑल्दो वहां पे भी लीगैलिटी तो नहीं है, बट एक्चुअल में पुलिस वाला कोई हमें कुछ कहता है तो हमें बात माननी पड़ती है बिकॉज वो लीगल टर्म्स में है वहां पे। ठीक है। रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन विद अट्रैक्शन टू और रिस्पेक्ट फॉर पावर होल्डर। मतलब जब पावर होल्डर को यू एडमायर, मतलब आप ट्रस्ट करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट पर्सन, तो भी आप उसकी बात मानोगे। फिफ्थ इज एक्सपर्ट पावर, जहां पे आपको पता है सामने वाले के स्किल्स और एबिलिटीज आपसे बहुत ज्यादा हैं, या जिस एरिया के बारे में वो बात कर रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा है, उसको ज्यादा नॉलेज है उस एरिया की, तो वो एक्सपर्ट पावर है एंड इन दैट केस ऑल्सो हम बात मानते हैं। क्लियर है ये? यस मैम। So these are the 5 parts जो अभी हमने डिस्कस किया। इसके एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। रिवॉर्ड पार्ट, complete the assignment for Joseph because he promised to take him to a movie if he did so. तो सैम ने उसके काम खत्म करने में हेल्प करी क्योंकि उसको मूवी पे जाने का ऑफर मिला था। ठीक है। रिवॉर्ड पार्ट। रेफरेंट पार्ट, famous soft drink brand Pepsi choose supermodel Kendall Jenner to advertise the product. ठीक है। This particular ad became viral sensation among fans all across the globe क्योंकि बहुत ही फेमस सुपर मॉडल उन्होंने अपनी एड में रखी थी जो सबको ही पसंद है, तो इसलिए ये रेफरेंट पार हो गई। एक्सपर्ट पार, a person is more likely to follow the idea of social media marketer than a random person. हम लगाते हैं ना लाइक हम मीडिया पे, हम यूट्यूब वगैरह पे चेक करते हैं ना फोन खरीदने से पहले, वो जो क्या होते हैं वो टेक सॉल्यूशंस और वो कुछ वीडियोस होते हैं ना जिनको टेक की नॉलेज होती है पूरी, या न्यूज में भी आते हैं वो टेक वाले वीडियोस, उनके बेसिस पे फिर हम Yes, ma'am. उनकी बात मान लेते हैं कौन सा फोन बेस्ट है, या फिर स्टॉक मार्केट का न्यूज में आता है, उस न्यूज के हिसाब से वी ट्राई टू इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट। ठीक है, दैट इज एक्सपर्ट पावर। लेजिटिमेट पावर, लेजिटिमेट वही हेड मास्टर ऑफ स्कूल डिसाइड द ड्रेस कोड, अब आपको ड्रेस कोड फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है। कोएर्सिव पावर, तो ये होता है पनिशमेंट वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको जब डराया धमकाया जाए कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका पानी बंद कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे, या जान को खतरा है। ठीक है, तो जैसे ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर के टाइम में एक कंट्री जब दूसरी कंट्री पे दबाव बनाती है रिसोर्सेज को लेके, तो वो कोएर्सिव पावर है। इज इट? Yes, ma'am. Then we have concept of psychological reactance. So this theory was given by Brehm in 1966. According to this theory, extreme reactions human being experience when we feel as though we are being pushed toward doing something. अगर आपको ऐसा लगे ना कि आपको धक्का दिया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कुछ करने के लिए, when you feel forced, तब आपके अंदर से रिएक्शन आता है ना रिपेलिंग का, ऐसा लगता है हमारी फ्रीडम को कोई बांध रहा है। Yes, ma'am. मतलब बहुत जनरली भी ये होता है हमारे साथ, हमें होता है कि कोई हमें इन्फोर्स ना करे, बस ये ना बोले यार तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, डिसीजन हमारा होना चाहिए, कोई बोल देता है तो बहुत इरिटेशन होती है। Hmm. Yes, ma'am. जैसे
जैसे मेरे साथ भी कई बार होता है, मुझे कोई और ना बोले कि सुबह जल्दी उठना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब मुझे लगता है वो मेरा डिसीजन है, मैं करूंगी, चाहे करना मुझे वही है, मुझे ये भी पता है बोलने वाला सही बोल रहा है, लेकिन कोई और बोलता है तो वो ऐसा लगता है, फाउंडेशन सा फील आता है, रिपेलिंग फील होता है। ठीक है, आप खुद से तो वो चीज कर लोगे, लेकिन अगर ऐसा लगता है कोई इम्पोज कर रहा है कोई चीज आपके ऊपर, तो यू रिएक्ट, you feel like it's being a threat to your freedom. ठीक है, तो we at times perceive it in different manner, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट हम रिएक्ट करते हैं और बिहेव करते हैं। Okay, so researchers show that more we feel our freedom of choice is being threatened, more elevated and extreme our reactance will be. हमें जितना लगेगा ना हमें बांधा जा रहा है, उतना ज्यादा हम रिएक्ट करेंगे। It revolves around the concept of freedom basically. Our perception of freedom influences the extent to which we may show reactance. तो जितना जो परसेप्शन है ना मेरी फ्रीडम को कितना रोका जा रहा है, उतना ही ज्यादा मेरा रिएक्टेंस होगा। तो इसमें 4 प्रिंसिपल्स रहते हैं बेसिकली। नंबर 1, in a given situation, reactance can only occur when an individual believes they have control or freedom over the outcome. Reactance सिर्फ तब होता है जब हमें ये लगता है कि हमारा पूरा कंट्रोल है या हमारी पूरी फ्रीडम है आउटकम को लेके। ठीक है, मेरा खुद का कंट्रोल है, मुझे सुबह उठना है नहीं उठना है मेरे हाथ में है, मेरे पूरा कंट्रोल है। तो रिएक्टेंस सिर्फ उन चीजों में आएगा जहां पे आपका कंट्रोल है। दूसरी, reactance to a threat will only be as great as the perceived importance of the freedom. If the freedom being threatened is very important, reactance to it will be great. किस बारे में बात हो रही है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी हर बात पे रिएक्टेंस नहीं होता है, लेकिन कोई ऐसी बात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई काम बोल रहे हैं वो ऐसे नहीं ऐसे करना है, भाई बोलो मत, कर लूंगी अपने तरीके से, मैं कर लूंगी, लेकिन ऐसे नहीं ऐसे ही करना है। अगर वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो मुझे उतनी फ्रीडम भी चाहिए वहां पे, अदरवाइज रिएक्शन उतना ही ज्यादा आएगा। राइट? यस मैम। greater number of freedoms threatened, greater will be reactance aroused. अब एक साथ बहुत सारे आप वो लगा दो फिल्टर, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये काम कल तक करके भी देना है, ठीक है, और ये काम मेरे साथ साथ इधर इनको भी एक कॉपी देना है। तो जब बहुत सारा फिल्टर, बहुत सारी चीजें, यानी कि आपकी फ्रीडम को जितना ज्यादा रोका जाएगा ना उतना ज्यादा रिएक्टेंस अराउज होगा। ठीक है, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया है, अगर किसी को हम एकदम से बोले ना ड्रिंकिंग छोड़ दो, तो अगेन बहुत ज्यादा रिएक्टेंस आएगा। अगर हम उनको ये बोले कि आप थोड़ा कम पियो, थोड़ा अमाउंट कम करो, दैट विल बी अ बेटर वे। लेकिन एकदम से कोई ड्रिंकिंग छोड़ने की बात कर रहा है किसी एडिक्ट के साथ, तो वो रिएक्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्टेंस टू अ थ्रेट में इंक्रीज व्हेन देयर आर इम्प्लीकेशन ऑफ अदर थ्रेट। जब आपको लग रहा है ना, दिमाग में परसीवेंस है और खतरा आ रहा है और आपकी फ्रीडम को रोका जाने वाला है, कुछ और खतरा आने वाला है, तब हमारा रिएक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है फ्यूचर के खतरों को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्रोफेसर आस्क अ स्टूडेंट नॉट टू ईट इन क्लास, द स्टूडेंट में इन्फर दैट आज तो मुझे कह रहे हैं क्लास में मत खाओ, फिर कल बोलेंगे पानी भी मत पियो, कॉफी भी मत पियो, कुछ भी मत करो, फिर बोलेंगे क्लास में ही मत आओ। You are just perceiving it at higher level. यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो वहां पे भी रिएक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, देन देयर इज अनदर इफेक्ट यहाँ पे इसी के अंदर हम पढ़ते हैं, दैट इज बूमरैंग इफेक्ट। ये रिएक्टेंस थ्योरी में ही पढ़ते हैं। सो इट इज एन एटीट्यूड शिफ्ट that is opposite to what was intended and it is related to theory of psychological reactance. तो जो भी हम reactance में पढ़ रहे थे वही है boomerang effect, यानी कि boomerang is boomerang, पता है ना क्या होता है, वो फेंकते हैं, वो थ्रेड होती है और वो बॉल वापस आपके पास आ जाती है। देयर इज एक छोटा सा गेम होता है ना boomerang वाला, उसको दूर फेंकते हैं, वो वापस आपके हाथ में आ जाता है, उसको boomerang
मैम मोगली यूज ये- करता था, हाँ मोगली यूज करता था जंगल बुक में। हाँ हाँ हाँ। तो इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पे, जब हमारा एटीट्यूड, क्या कहना चाह रहे थे हम, एटीट्यूड चेंज करना चाह रहे थे किसी का, ड्रिंकिंग मत करो, ठीक है, लेकिन अब वो इतना इरिटेट हो गया है हमारी बातों से कि वो और ज्यादा ड्रिंक करता है। साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस, हम चाह कुछ और रहे थे बट वो हुआ एटीट्यूड कुछ बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। So it states that the fact that when freedom of a person is restricted in some way or other, most of the time it generates an anti-conformity boomerang effect as people act for protecting their own sense of freedom. अपनी sense of freedom को बचाने के लिए they act in such a manner. बिल्कुल opposite. Example के लिए, if you try to change prejudice of a community aggressively, आप गुस्से, मतलब आप चाह रहे हो बस किसी का वो स्टीरियोटिपिज्म चेंज हो जाए, होता है कहीं, मतलब घरों में होता है, ओल्ड एज पीपल के साथ होता है, वो कुछ चीजों ना बहुत रिजिडली मानते हैं, ये काम ऐसे नहीं करना है ना, या इस दिन नहीं करना, और आप बहुत स्ट्रांगली उनसे लड़ाई कर रहे हो कि नहीं नहीं ये गलत होता है, आपको ये चीज छोड़ना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है वो आपकी बात समझे, ये भी हो सकता है कि बदले में उनका जो वो प्रेजुडिस है वो और स्ट्रांग हो जाए, आपके नेगेटिव, आपके एटीट्यूड की वजह से उनको लगेगा हमारी फ्रीडम हैम्पर हो रही है, तो उनका जो सोच है वो और ज्यादा दृढ़ हो जाएगा, नहीं नहीं ये ऐसे ही होता है और ऐसे ही होना है। समझ आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? उनका जो ओरिजिनल व्यू होता है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। चाह हम कुछ और रहते, ऑपोजिट चाहते थे एकदम, बट जो पुराना व्यू होता है वही और स्ट्रेंथन हो जाता है। क्लियर है ये? Yes, ma'am. यस मैम। Okay, so that was boomerang. Then we have concept of aggression here. So behavior with the intent of harming anyone is aggression. Okay. Aggression can have many forms and ways. It can be physical, it can be verbal, it can be relational. किसी को मारना, insult करना, yell करना, धोखा देना. It can be planned or reactive. हो सकता है सोच समझ के करें, और हो सकता है अचानक से गुस्सा आ जाए किसी की किसी हरकत पे. It can be driven by hostile rage or can be coldly calculated means to an end. तो हो सकता है कि बहुत गुस्सा आ जाए किसी किसी की हरकत पे, अगेन वहां से निकला है, या फिर हो सकता है हमारे अंदर गुस्सा पल रहा है पल रहा है पल रहा है और फिर किसी एक दिन निकल जाए किसी बात पे. Biology of aggression. So even our genetic system plays important role here. ठीक है, there is, कहते हैं ना, aggression also runs in family. Okay. Even the neural factors like brain activity have connections, pattern connection with aggression. The biochemistry, the hormones and the alcohol also have shown connection with aggression, starting with genetic influences. So it is seen that aggression can be selectively bred in animals and then passed on to next generation. मतलब जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करके देखे गए हैं, एक एग्रेसिव ब्रीड को नॉर्मल ब्रीड के, उनकी जो नई जनरेशन बनी वो भी एग्रेशन वाली बन गई. ठीक है, यानी कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस है एग्रेशन का. आइडेंटिकल ट्विन्स आर मोर सिमिलर इन लेवल ऑफ एग्रेशन देन फ्रेटर्नल ट्विन्स. तो ट्विन स्टडीज में देखा गया जो आइडेंटिकल ट्विन्स थे, जो सेम एग से पैदा होते हैं, उनमें एग्रेशन ज्यादा था, मतलब सॉरी नॉट ज्यादा, सिमिलर था, सेम था. और जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं, जो 2 डिफरेंट एग से पैदा होते हैं बच्चे, उनमें एग्रेशन का लेवल लेस कनेक्टेड था, लेस सिमिलर था एज कंपेयर टू आइडेंटिकल ट्विन्स. Males are more prone to aggression and differ by a chromosome. जैसे मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है, तो मेल में भी एग्रेशन फीमेल के मुकाबले ज्यादा देखा गया है. ब्रेन एक्टिविटी. So again in one research, one monkey learned to subdue the aggression of another. बंदर ने क्या सीखा
कैसे हम दूसरे का एग्रेशन कम कर सकते हैं बाय टर्निंग ऑन एन इलेक्ट्रोड इम्प्लांटेड इन एग्रेशन इनिबिटिंग ब्रेन एरिया। तो ब्रेन में एग्रेशन इनिबिट करने का जो एरिया था वहां पे एक इलेक्ट्रोड इम्प्लांट किया गया था और दूसरा मंकी सीख लेता है कैसे उस इलेक्ट्रोड को एक्टिवेट करना है। वुमेन बिकेम रूड एंड वायलेंट आफ्टर पेनलेस स्टिमुलेशन ऑफ हर एमिगडाला। एक वुमेन का एमिगडाला, आपने पढ़ा था ना बायो की क्लास में, एमिगडाला इज इमोशनल सेंटर। तो एमिगडाला को स्टिमुलेट किया गया, ठीक है, और उसको स्टिमुलेट करने के बाद देखा गया वुमेन बिकेम मोर रूड एंड वायलेंट। अंडरएक्टिव फ्रंटल लोब्स विच इनहिबिट इंपल्सेस। सो जो फ्रंटल लोब्स होते हैं गुस्से में वो भी काम करना बंद कर देते हैं, यू नो दैट। तो गुस्से के वक्त हमारा फ्रंटल लोब एक्टिवेटेड नहीं रहता है, ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता है। बायोकेमिस्ट्री ऑफ एग्रेशन, दिस इंक्लूड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर कोरिलेटेड विद, जब टेस्टोस्टेरोन लेवल द मेल हार्मोन अगर इसका लेवल हाई होता है बॉडी में तो वी फील मोर इरिटेटेड, assertiveness, impulsiveness, low tolerance to frustration. Traits like testosterone level such as facial width also are linked to aggressiveness. ठीक है, इवन हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस है ना और जो विद है वो उसका भी कनेक्शन हमने देखा है एग्रेसिवनेस के साथ। वायलेंट क्रिमिनल मेल्स हैव हाई टेस्टोस्टेरोन। तो क्रिमिनल्स में देखा गया है, मेल क्रिमिनल्स में, कि उनका बहुत हाई टेस्टोस्टेरोन रहता है और लो सेरोटोनिन लेवल रहता है। रिड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन रिड्यूस एग्रेशन। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम कर दिया जाए तो एग्रेशन कम हो जाता है, ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी। मैम तो वो कैसे कम कर सकते हैं टेस्टोस्टेरोन? मेडिसिन होते हैं ना, जैसे किसी भी ड्रग को इनहिबिट करना है तो उसके लिए अलग से इंजेक्शन या मेडिसिन होते हैं। मैम ये अग्रेशन तो आप बात कर रहे हैं नॉर्मल, व्हेन द पर्सन इज नॉट अब्यूज्ड, मीन सब्सटेंस अब्यूज्ड नहीं कर रहा है तब। बट अगर सब्सटेंस अब्यूज की कंडीशन में अग्रेशन हो रहा है देन तो वहां पर फिर अलग पैटर्न यूज होता है। सब्सटेंस पहले तो कॉज पता है हमें, सब्सटेंस अब्यूज की वजह से हो रहा है, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि सब्सटेंस अब्यूज की वजह से भी एग्रेशन होता है। लाइक हेयर ऑल्सो ना, अल्कोहल में केमिकली और साइकोलॉजिकली मेक फॉलोइंग चेंजेस: disinhibited aggressive behavior, aggressive responses to frustration, violent crime, especially lack of attention to peacemaking options. ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं कि पीस मेकिंग क्या है, कैसे करना है, बस गुस्सा इतना चढ़ा है। इंटरप्रेटिंग न्यूट्रल एक्ट्स एज प्रोवोकेशंस। कोई आपको शांत भी कराने की कोशिश करेगा ना, या कोई नॉर्मली भी कुछ कर रहा है तो आपको बिना बात के गुस्सा आ जाएगा, है ना। मतलब कोई किसी भी बात पे हम रिएक्ट करेंगे, फिर हमें सब कुछ ऐसा लगता है कि कोई हमें प्रोवोक कर रहा है, राइट। तो ये अगेन दिस इज रिलेटेड टू अल्कोहल एंड अदर ड्रग सब्सटेंसेस कि क्या क्या चांसेस हैं, कैसे कितना एग्रेसिव हो सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए वी हैव टू गो थ्रू पूरा थेरेपी सेशन, जहाँ पे डी एडिक्शन का भी थेरेपी चलेगा एंड अदर थेरेपीज विल बी इनकलकेटेड ग्रेजुअली, ताकि वो अपना होल्ड ले पाए, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल कर पाए। साइको सोशल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं एग्रेशन के? लेवल्स ऑफ एग्रेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय aversive conditions and feeling frustrated, getting reinforced for aggressive behavior, having aggression model at home, adopting social script for aggression from culture and media. तो साइको सोशल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? अभी हमने जेनेटिक पढ़े, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी पढ़े, साइकोलॉजिकल में भी आई गेस अभी हम एंटर नहीं कर रहे हैं, बट साइको सोशल में क्या है, कभी कभी एनवायरमेंट ही इतना किचपिच हो रखा है, धूप गर्मी, कि हमें फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है। ठीक है, कभी कभी हमारे अग्रेसिव बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट मिलता है, कोई मतलब हमें कुछ फायदा मिल रहा है उस बिहेवियर से। कभी कभी हम गुस्सा करते हैं ना तो सब लोग
सेटल हो जाते हैं। होता है ना कई बार, जैसे टीचर जाती है क्लास में, बच्चे दंगे कर रहे हैं, टीचर को गुस्सा करना पड़ता है तो पूरी क्लास शांत हो जाती है। तो रीएनफोर्समेंट भी मिलता है कभी कभी एग्रेशन को। ठीक है, हैविंग एग्रेशन मॉडल एट होम और इन मीडिया। तो अगर, और एग्रेशन कॉपी करके भी होता है, मॉडलिंग करके भी होता है। घर में देखा है आपने, घर में कैसे कोई भी पेरेंट है, कोई भी पेरेंट फिगर कैसे गुस्सा करता है या किस बात पे गुस्सा करता है, तो बच्चे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, कब किस बात पे वो गुस्सा कर सकते हैं या चिल्ला सकते हैं, दे कॉपी दैट। या मीडिया में अगर वो कुछ देख रहे हैं एग्रेसिव, उसको बच्चे कॉपी करते हैं। देन अडॉप्टिंग सोशल स्क्रिप्ट फॉर एग्रेशन फ्रॉम कल्चर। तो कुछ कल्चर में ना कुछ नॉर्म्स होते हैं जिन बात पे एग्रेशन शो करना इज गुड। आपके कल्चरल नॉर्म में है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी, और अगर कोई करेगा तो फिर हम दंगा कर देंगे, ये आपके कल्चर का नॉर्म है। तो आप क्या करोगे, आप उस सोशल स्क्रिप्ट को अडॉप्ट करोगे कि हाँ ऐसे ही रिएक्ट करना है। जब भी कुछ ऐसा होगा सोसाइटी में तो हमें भी ऐसे ही रिएक्ट करना है। ठीक है, सो अगेन ये उसी का फर्दर एक्सप्लेनेशन है। एवर्सिव अनप्लेजेंट कंडीशंस एंड एग्रेशन। Aggression is often a response to frustration and other aversive conditions and events. Like violence increased during hot years, hot days. Also, aversive pain, heat, crowding, full orders. Like भीड़ भाड़ होती है तो भी हमें गुस्सा नहीं आता है। कहीं हम जाते हैं और बहुत भीड़ लगी होती है तो सबको गुस्सा आ रहा होता है उस भीड़ के अंदर, है ना। धक्का देके नहीं चलना है भैया, सीधा चलो ना आप, होता है ना, सब लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन प्रिंसिपल्स, और इसको फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। दिस इज अबाउट जब आपको रिपीटेडली फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट्स आपके साथ होते हैं, जो चीज आपको बार बार फ्रस्ट्रेट कर रही है, तो उससे क्या होता है, हमारा एंगर बिल्डअप होने लगता है और फिर हम एक राइट टारगेट ढूंढते हैं जिसपे हम उस गुस्से को उतार सके। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कुछ ट्रिगर हुआ और हमने सारा गुस्सा वहां उतार दिया अपना, जबकि हमें पता है कि वो गुस्सा शायद उस बंदे का नहीं है, वो किसी और चीज का गुस्सा है, कहीं और से आया है। धीरे 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 उस बंदे ने थोड़ा सा भी कुछ किया तो आपने पुराना सारा गुस्सा इकट्ठा करके वहीं उतार दिया। दैट इज फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन प्रिंसिपल और हाइपोथेसिस। होता है सब। यस मैम। रीइंफोर्स्ड रिवॉर्डेड एग्रेशन। कभी मैं वही कह रही थी, कभी कभी एग्रेशन काम भी करता है। लाइक बुलीज विन कंट्रोल एंड ओबीडियंस, रॉबर्स गेन वेल्थ। ये सब लोग एग्रेशन से, एग्रेशन गुस्सा करके, डरा के, धमका के आपको लूट लिया, पैसे ले लिए, चोरी कर ली। ठीक है, इस तरीके से एग्रेशन लाइक एनी अदर बिहेवियर इंक्रीजेस इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी आफ्टर इट इज रीइंफोर्स। तो जब हमें कुछ फायदा मिल रहा है ना उस एग्रेशन से, तो हमारा एग्रेशन अगेन उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। हम और गुस्सा करेंगे अगली बार और बार बार करेंगे, अगर हमें पता है उस गुस्से का फायदा मिल रहा है कुछ हमें, तो वो रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। देयर इज ड्राइव थ्योरी ऑफ एग्रेशन where we are motivated to harm others. कैसे? Again, जब एक्सटर्नल कंडीशंस आती हैं, फ्रस्ट्रेशन, अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट, गर्मी है, धूप, करना अपने आप एग्रेशन का ड्राइव जनरेट होने लगता है। इट इज ड्राइव टू हार्म और इंजोर अदर पीपल। और इसकी वजह से जब भी मौका मिलता है फिर हम एकदम हम एग्रेशन को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ड्राइव होता है अंदर एग्रेशन का, तभी वो बाहर आता है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो ड्राइव जनरेट हो सकता है, जिसकी वजह से हम फिर वो एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज फ्रस्ट्रेशन अगेन बेस्ड ऑन फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, जो अभी हम पढ़ रहे थे उसी पे बेस्ड है। अगेन दिस वाज गिवन बाय डॉलर्ड एट ऑल इन 1939, and according to this any event or stimulus that prevent an individual from attaining some goal। जब हमें हम फ्रस्ट्रेट कब होते हैं,
जब हमें रोका जाता है किसी चीज से, हमारे किसी गोल से हमें रोका जा रहा है, मैं कुछ काम है मैं 2 दिन में खत्म करना चाहती हूँ पर मैं नहीं कर पा रही हूँ बहुत सारी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होगा, राइट? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होगा और वो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। यस। ठीक है, इन अदर वर्ड्स फ्रस्ट्रेशन इज कॉज व्हेन पीपल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग व्हाट दे वांट। तो जब जो चाहिए वो नहीं हो पा रहा है तो फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर वो एग्रेशन का ड्राइव जनरेट होता है और फिर वो एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है किसी ना किसी फॉर्म में। प्रोवोकेशन, प्रोवोक क्या होता है? जब हमें कोई और प्रोवोक कर रहा है, कोई और हमारे एग्रेशन को ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, तब हमें लगता है ना कोई जानबूझ के हमें छेड़ रहा है, हम प्रोवोक हो जाते हैं, या कुछ गलत काम कर रहा है। हो सकता है वो प्रोवोक हमें कर ना रहा हो, लेकिन हमें लग रहा है ना कि बोलता है तो बहुत गुस्सा आता है, मतलब हमें लगता है कि यार ये मतलब क्या क्यों कर रहा है, या चीट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लगता है, तो हम प्रोवोक हो जाते हैं, हमें बहुत गुस्सा चढ़ता है। ठीक है, दैट इज प्रोवोकेशन। टीजिंग, छेड़ना, जब हम प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, दैट कॉल अटेंशन टू द टारगेट फ्लॉज एंड इम्परफेक्शन, जब हम किसी की कमियों को पकड़ के छेड़ाखानी करते हैं, बार बार उसको अटेंशन, उसको उन कमियों की तरफ ले जाते हैं, दैट इज टीजिंग। घर में होता है ना, भाई बहन टीज करते हैं ना एक दूसरे को, यस मैम। जो गलती है जो कमी है उसी को पकड़ के बोलेंगे। ठीक है, देन हेयर कम सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव। सोशल लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन, अगेन यू नो, सोशल लर्निंग हम जब सीखते हैं लोगों से, बाहर से सीख रहे हैं, मूवी से सीख रहे हैं, मीडिया से सीख रहे हैं, हम कैसे कैसे एग्रेशन किया जाता है, कब कब किया जाता है। ठीक है, तो इट कैन बी थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस और बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, like social models, live people, characters on TV, movie, video games, who behave aggressively. Depending on their past experience and the culture in which they live, individuals learn various ways of seeking harm to others. क्या क्या तरीके हैं दूसरों को हार्म करने के। Which people or group are appropriate target for aggression. हम ये भी सीख लेते हैं कि हम अपना गुस्सा किस पे उतार सकते हैं। जैसे होता है ना, टेलीविजन में दिखाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं, तो सब लाइक एक वो एक नॉर्म बनता है कि फीमेल्स आर इजी टारगेट, यस राइट? What actions by others justified retaliation or vengeance on their part. So कौन कौन से एक्शन जस्टिफाइड है उनके लिए, क्या क्या करना जस्टिफाइड है गुस्से में। What situations or contexts are one in which aggression is permitted or even approved. Again, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें एग्रेशन अलाउड है करना, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जहां पे हम एक्चुअली गुस्सा कर सकते हैं, अलाउड है अकॉर्डिंग टू जो हमने सीखा है देख देख के अपने घरों में, टीवी में, मूवीज में, इस तरीके से व्हाट इज अलाउड टू डू। ठीक है, ये द फेमस बंदूरा बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यू रिमेम्बर दैट एक्सपेरिमेंट? बच्चों को पहले मूवी दिखाई जाती है एक, वहां पे उसको वायलेंस करते हुए देखते हैं, मारते हुए देखते हैं वो, यस मैम। फिर यस बच्चों मैम। को रूम में बंद कर दिया जाता है बोबोडोल के साथ। जिन बच्चों ने मूवी देखी होती है वो खूब पीटते हैं बोबोडोल को, बहुत एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। यस मैम। सो दिस वाज अगेन अबाउट सोशल लर्निंग ना, हाँ, यस मैम। तो सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ एग्रेशन। देन वी हैव अनदर थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ह्यूमन एग्रेशन, जिसको जनरल एग्रेशन मॉडल बोला गया है, जनरल एग्रेशन मॉडल। In this model, there are two input situations. One is situational factors and another is personal factors. Situational factors क्या है? कोई सामने से provoke कर रहा है, हम frustrate हो रहे हैं। Exposure to aggressive models, हमने कुछ aggressive देखा है, कुछ मीडिया पे देखा है, किसी और को गुस्सा करते देखा है। Cues associated to aggression, causes of discomfort. Personal factors क्या क्या है? Negative affectivity,
ऑलरेडी हम नेगेटिव, अभी बहुत नेगेटिव जोन में चल रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स है हमारे अंदर, इरिटेशन हो रखी है हमें। हमारा बिलीफ सिस्टम, वी बिलीव इन एग्रेशन, हमें पता है एग्रेशन करना है, मतलब हमारे लिए ओके है। प्रो एग्रेशन वैल्यूज, टाइप ए बिहेवियर पैटर्न है हमारा, टाइप ए में, जिसमें बहुत इरिटेबिलिटी होती है। ठीक है। हॉस्टाइल एट्रीब्यूशनल बायस, तो हमें वी नो हाउ टू जस्टिफाई इट। ठीक है। करंट इंटरनल स्टेट हमारी हम चेक कर लेंगे, फीलिंग वाइज कैसा है, थिंकिंग वाइज कैसा है, और फिर अराउजल। इसकी वजह से क्या होगा, हम अगर बहुत हमें बुरा लग रहा है, नेगेटिव, ठीक है, हम कॉग्निशन में क्या चलेगा, उस इंसान की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, एंड फिर हमें अराउजल, बहुत गुस्सा आएगा, मतलब वी विल अप्रेज, अप्रेज मतलब सोचेंगे इस बारे में, अंडरस्टैंड करेंगे ये क्या चल रहा है अंदर, कॉम्बिनेशन, फीलिंग, इमोशन, थिंकिंग, एवरीथिंग, फिर हम डिसीजन लेंगे उस हिसाब से। अब या तो हम सोच समझ के बिहेव करेंगे, गुस्से को कंट्रोल में, नहीं गुस्सा नहीं करना है, या फिर हम एकदम रिएक्ट करेंगे, इम्पल्सिव एक्शन, एग्रेशन। ठीक है। तो ये है जनरल एग्रेशन मॉडल, जिसमें हमने सिचुएशनल फैक्टर की बात करी, पर्सनल फैक्टर्स की बात करी, बाद में हम अपनी ही कंडीशंस को अप्रेज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और फिर डिसीजन लेते हैं। क्लियर है ये? यस मैम। देन वी हैव एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी। ये भी इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल है। सपोज अभी हमने ट्रैफिक में, अभी कोई एक गाड़ी गुजरी है हमारे, हम डर के, मतलब इतनी एकदम पास से गाड़ी गुजरी है, एकदम डर गए हम, गुस्सा भी आया, अराउजल बढ़ गया हमारे अंदर। ठीक है। अभी वो है, गुस्सा कहीं ना कहीं अंदर है, निकाला नहीं है अभी हमने। फिर हम एयरपोर्ट पे गए और गाड़ी बहुत लेट कर रही है, आपको एंट्री नहीं दे रही है, तो आपका गुस्सा क्या होगा, बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। अब ये यस मैम। फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होगा, गेट पे डिले हो रहा है। अब अराउजल एंड इरिटेशन एट्रीब्यूट टू डिले एट गेट, तो हम क्या कहेंगे, अब सारा गुस्सा हमारा बढ़ता जाएगा, और हम सारा कहाँ निकालेंगे, ये गेट की वजह से, मतलब सब कुछ हो रहा है, हमारा जितना भी गुस्सा है वो और बढ़ जाएगा, एग्रेशन इज इंक्रीज्ड। ठीक है। लेकिन अगर हमारा हमारा जितना गुस्सा है, अगर हम कह रहे हैं वो उस ट्रैफिक वाले की वजह से, अगर मैं यहाँ से मुझे पता है सब ट्रैफिक वाले की वजह से, और मैं कह भी रही हूँ कि वो इतनी तेज गाड़ी ले गया मेरे पास से कि बहुत, मतलब दिक्कत हो सकती थी, और उसी पे मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अगर आपको क्लियरली ये बात कह रही हूँ, तो मैं अपना, मेरा गुस्सा जो है वो जितना था उतना ही रहेगा, और ये डिलेड गेट की वजह से मेरा गुस्सा बढ़ेगा नहीं। ठीक है। तो एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी यही कहती है, अराउजल अकरिंग इन वन सिचुएशन कैन परसिस्ट एंड इंटेंसिफाई इमोशनल रिएक्शन इन लेटर सिचुएशन, और दोनों सिचुएशन आपस में अनरिलेटेड हो सकती है। यहाँ पर गेट का और उस ट्रैफिक का कोई कनेक्शन नहीं था आपस में। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। सोशल एक्सक्लूजन आपको अलग कर दिया जाए तो भी इट हर्ट्स एंड कैन लीड टू एग्रेशन। तो जो बच्चे अकेले रहते हैं, या उनको लगता है दे आर ऑल अलोन, कोई दोस्त नहीं है उनका, तो वहां पे भी एग्रेशन के चांसेस होते हैं। ये दिस वी हैव डिस्कस वायलेंस इन मीडिया। तो मीडिया पे जितना वायलेंस दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं हम सबको इफेक्ट करता है। Exposure to media violence has been found to increase aggression among viewers. This is due to several factors. कहीं ना कहीं ऐसे कंटेंट हमारे अंदर प्राइमिंग, मतलब एक बेस बना देता है एग्रेसिव थॉट के लिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट बना देता है। ठीक है। वीकनिंग ऑफ रिस्ट्रेंट्स अगेन एग्रेशन, हम अपने कंट्रोल जो होता है ना अपने ऊपर, वो हमारा कम होने लगता है। जब हम एग्रेसिव कंटेंट देखते हैं तो हमारा भी कंट्रोल कम होने लगता है। एंड थर्ड थिंग इज डीसेंसिटाइजेशन टू सच मटेरियल। आप एक बार देखोगे आपको लगेगा यार बड़ा ही खतरनाक है, एग्रेसिव है। आप एक बार हॉरर मूवी देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार, चौथी बार आपको आदत पड़ जाएगी, आप देख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्रेशन के साथ भी यही है। अभी कुछ बुरा एक बार देखा, 2 बार देखा, 3-4 बार के बाद आप डीसेंसिटाइज हो जाओगे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता जितना मर्जी एग्रेसिव दिखा लो। समझ पा रहे हो?
एग्रेसिव दिखाना मतलब मैम मैं नहीं समझी, मतलब एग्रेशन मतलब डिसेंसिटाइजेशन का मतलब है नाउ यू वोंट गेट अफेक्टेड इन दैट सेंस। हाँ हाँ आपको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इन द सेंस कि पहले आपको डर लगता था, है ना? अग्रेसिव से कुछ हाँ एक्शन मूवी देख रहे हो, मारधाड़ देख रहे हो, तो यू आर जस्ट रिएक्टिंग टू इट, आपको बुरा लग रहा है, डर लग रहा है, राइट? हम्म लेकिन जब बार बार आप वही वायलेंट कंटेंट देख रहे हो तो आपका वो सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी ना। हम्म तो आपको कोई सेंसिटिविटी नहीं रहेगी कि इस वायलेंस से चोट भी लग सकती है किसी के। आप सपोज बहुत हम्म रियल रियल एग्जांपल लेते हैं, हम्म किसी के घर में सपोज अगर मारपीट होती हो, बच्चा हम्म बचपन से ही देख रहा है तो बच्चा डिसेंसिटाइज नहीं हो जाएगा? हम्म असर पड़ेगा उसको, वो देख रहा है, रोज ही देख रहा है, अब उसके लिए आदत हो गई है। हम्म ठीक है, उसके लिए भी वो ठीक है, एग्रेशन नॉर्मल हो जाएगा। यस मैम, हम्म। यस मैडम, मतलब सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी टुवर्ड्स दैट थिंग कि हाँ ये कुछ गलत भी है, इससे कुछ हो भी रहा है, हर्ट भी हो रहा है किसी को, वो खत्म हो जाएगा। हम्म Then playing video games. So playing violent video games increases aggressive cognition, aggressive affect, overt aggressive behavior. It also reduces empathy towards other and pro-social behavior. तो ये भी देखा गया है, जो लोग बहुत aggressive video games खेलते हैं तो वहां पर उनका empathy और pro-social behavior भी कम हो जाता है। Individual like to play these games not because of aggressive content but because the game satisfy motive of competence and mastery. तो लोगों को क्यों पसंद है ऐसे गेम्स? एक एग्रेसिव कंटेंट की वजह से लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं, बट जब वो इस गेम को खेलते हैं और दूसरों को मारते हैं तो उनको लगता है दैट एक फीलिंग आती है, सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस की, सुपीरियोरिटी की, मास्टरी की, दैट वी हैव डन समथिंग, अचीव समथिंग। ठीक है, और ये उन लोगों में ज्यादा होता है जिनमें एग्रेसिव ट्रेट होता है, जिन लोगों में पर्सनालिटी वाइज ही एग्रेसिव ट्रेट होता है उनमें ये ज्यादा देखा जाता है। मैम अगर कोई पर्सन एकदम हॉरर मूवीज देखता है, हम्म। हॉरर मूवीज करता है, then क्या करना चाहिए? आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई मुझे। मैम अगर कोई पर्सन हम्म। हॉरर मूवीज ही देखता है तो हमें उससे क्या समझना चाहिए अबाउट दैट पर्सन? उसको हॉरर मूवीज ही देखता है अगर, तो एक तो उसको कुछ डर वर नहीं लगता है, पहली चीज तो, है ना, ही इज ओके विद इट। और आई कांट से उसके लिए हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि वो ऐसा देखता है तो वो क्यों देखता है, आई कांट मैम कमेंट ऑन बिकॉज दैट। एक केस था, लाइक बच्चा स्कूल गोइंग चाइल्ड, वो फियर फाइल्स देखता है, हाँ ठीक है। उसको मना करने के बाद में भी वो फियर फाइल्स देखता है, रात रात भर जगेगा, फियर ठीक है। फाइल्स देखेगा, ऐसा करके रहता है मैम उसका। ओके ओके, तो देर तो मस्ट बी सम एक्साइटमेंट अबाउट इट ना, उसको या तो हो सकता है मजा भी आ रहा हो ना, किसी किसी ना किसी फॉर्म में कुछ केमिकल रिलीज हो रहे हैं, ही इज फीलिंग एक्साइटेड कि अभी धीरे धीरे के कुछ हुआ, तो वो मोमेंट वो फील करता होगा और उसको शायद एक्साइटमेंट होती होगी उसी में। मतलब एवरीवन वांट्स दैट देयर किक ना, हम कोई कंटेंट इसलिए देखते हैं कि हमें वो अंदर से वो फील गुड फैक्टर आए, वी एंजॉय दैट, तो मे बी समथिंग लाइक दैट। ओके मैम। देन वी हैव कल्चर्स ऑफ ओनर, ये भी मैंने अभी बात भी करी थी। दे आर द वन इन विच स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स इंडिकेट स्लाइट टू वंस ऑनर, रिक्वायर एन एग्रेसिव रिस्पॉन्स। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना कि अगर हमारे यहाँ इंटर कल्चर मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज अलाउड ही नहीं है तो उनके नॉर्म्स बन जाएंगे सोसाइटी के कि अगर ऐसा होता है तो मार दो, काट दो, खत्म कर दो, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, yes, हर कल्चर का अपना अपना नॉर्म होता है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं मैं ओके, देन देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेट टू मैस्कुलिनिटी, ये मेन के लिए, जेंडर के लिए, स्पेशली मेन। तो देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड
और एक वो थी मैनिक्विन, वो होती है ना शॉप के बाहर, वो जो क्या बोलते हैं, पुतले लगाते हैं कपड़े वपड़े पहना के, मैनिक्विन। ठीक है, तो देयर हाँ। वाज अ टास्क कि मेन को दो टीम्स में डिवाइड करा, टीम ए एंड बी। ठीक है, एक टीम को बोला कि आपको उस मैनिक्विन के बाल बनाने हैं, और दूसरी टीम को बोला कि आपको रस्सी दी है, रोप, मोटी वाली रस्सी आती है ना, आपको उस रोप को ब्रेड करना है। ठीक है, उसको पिरोना है आपस में, जैसे चोटी बनाएंगे। तो टीम ए और टीम बी। अब क्या हुआ, जब इनको दूसरा टास्क मिला, दूसरे टास्क में दो टास्क थे, एक था पजल का और एक था उसका पंचिंग का। तो कैन यू गेस टीम ए और बी में से कौन से लोगों ने पंचिंग चूज किया? पंचिंग किसने चूज किया होगा, ए ने कि बी ने? मैम क्वेश्चन क्या, प्लीज एक बार रिपीट मैम। टीम ए टीम बी दोनों में मेन है। टीम ए वाज गिवन टास्क टू डू दिस हेयर वर्क। ठीक है, ब्रेडेड हेयर ब्रीड हम्म। बनानी है ऑफ दैट हम्म। मैनिक्विन। ठीक है, हाँ। और टीम बी को बोला गया था रस्सी, रोप रोप की हाँ। ब्रीडिंग करनी है। हाँ। ठीक है, अब सेकंड टास्क में पजल है और पंचिंग है। तो हम्म। कौन सी टीम ने पंचिंग चूज किया और कौन सी टीम ने पजल चूज किया, ये मैं पूछ रही हूँ। एक टीम ने वो मैनिक्विन की चोटियां बनाई, राइट। दूसरी टीम ने रोप की चोटियां बनाई। रोप 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 रस्सी रस्सी हाँ की चोटी रस्सी। बनाई। हाँ उसमें हम्म। मैनिक्विन कहीं नहीं था। हम्म। हम्म। अब आपका क्वेश्चन है कि कौन सी टीम ने पजल सिलेक्ट किया और कौन सी टीम ने पंचिंग सिलेक्ट किया। हम्म। जो टीम ए थी। मैडम जो, हाँ मैडम जो हम्म। रोप वाली होगी वो हम्म। पंचिंग सिलेक्ट करेगी, एंड जो हम्म। मैनिक्विन वाली होगी वो पजल सिलेक्ट करेगी। ओके, सो व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट, जो रोप वाली थी उन्होंने पजल लिया, ओके। और जो फीमेल के जिन्होंने बाल बनाए थे उन्होंने पंचिंग लिया। क्यों? ओ। बिकॉज जब जिन लोगों को वो टास्क मिला कि आपको मैनिक्विन के हेयर बनाने हैं, बाल बनाने हैं, उनको हम्म। इट वाज अ थ्रेट टू देयर मैस्कुलिनिटी कहीं ना कहीं। ओ तो अच्छा। नेक्स्ट टास्क में ऑटोमेटिकली, नेक्स्ट टास्क में उनको लगा कि ये क्या काम करवा लिया इन्होंने हमसे, अब तो अपना हमें दिखाना पड़ेगा कि हम कुछ और दैट भी वी कर आर सकते नॉट। हैं। हम्म। तो वो उनके अंदर एग्रेशन आया उस चीज का, एंड उन्होंने पंचिंग चूज करा। और बी, बी वॉज न्यूट्रल, उनको तो रोक दिया गया था, तो उनका तो मैनहुड चैलेंज नहीं हुआ ना। तो देवर ओके पजल टास्क में भी उनको कोई इशू नहीं था। ठीक है ना मैडम। ठीक है, सो अगेन मैम ये एक्सपेरिमेंट किसने किया राइट, था। बॉस्टन एटॉल, और भी टीम मेंबर्स थे इनके, हम्म। बॉस्टन एटॉल इन 2009। एंड दिस एक्सपेरिमेंट्स नेम वाज। थ्रेट टू मैस्कुलिनिटी। ओके मैडम। Okay, so this was about the threats. Then we also have personality traits. So our personality traits interact with situation. जो भी सिचुएशनल फैक्टर्स हैं, प्रोवोक किया जा रहा है हमें, प्रोवोक वही लोग होंगे जिसमें पर्सनालिटी भी होगी गुस्से वाली। आप कितना भी प्रोवोक कर लो, बट जिस इंसान को गुस्सा नहीं आता है ना, जिसकी पर्सनालिटी में ही शांत रहना है, वो गुस्सा नहीं होगा। राइट? हम्म। सो
लाइक यहाँ पे ये पिक्चर जैसे है, तो इट इज अबाउट नार्सिसिज्म. नार्सिसिस्ट लोग अपने बारे में ही ज्यादा सोचते हैं. इट इज इजी फॉर देम कि उनको एग्रेशन दिलाना इज इजी, क्योंकि उनका ईगो बहुत इन्फ्लेटेड होता है. ठीक है, तो उनको छेड़ना इज वेरी इजी एंड दे ऑफन लैश आउट एट अदर पीपल. जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज होती हैं, इट इज इजी फॉर देम, ठीक है, एग्रेसिव जोन में जाना. सिमिलरली जो टाइप ए बिहेवियर पैटर्न होता है, जिनका दे आर मोर इरिटेबल एंड एग्रेसिव देन पीपल विद टाइप बी बिहेवियर पैटर्न. तो ये इट वाज रिलेटेड टू पर्सनालिटी ट्रेट्स. Okay, so this was all about the aggression. So here we complete this topic. Prosocial behavior is still left, which we will cover later on. And we are still left with few more topics. Okay? So we'll continue it tomorrow at 6 most probably. Yes, madam. Okay, thank you then. Thank Take you, care, ma'am. everyone. Thank See you Thank you, tomorrow. ma'am. Bye, ma'am. Bye. Any doubts or any queries from anyone's side? No, ma'am. But No, ma'am. when will we get notes? नोट्स आपको एट द एंड में ही मिलते हैं. एंड जस्ट अ मिनट.